बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है आपके साथ, उस मौजू का ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत और मईशत दोनों के साथ है। वैसे भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, इसको हम अगर प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल है। सियासत और मईशत का चोली दामन का साथ है। और अगर आप बहुत डिटेल्स के अंदर जाएं तो आप ये देखते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई और मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने जो टीम अपने साथ उतारी वो PMLN की A टीम नहीं है, बल्कि वो B टीम है। अब उनके प्रॉब्लम्स हैं। उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी उन्होंने सियासी या मुआशी मैदान में कोई फ़ैसला करना होता है, तो जब B टीम फ़ैसला करती है फिर वो A टीम से उसकी मंजूरी लेती है। जब उससे उसकी मंजूरी ले लेती है तो फिर अपने अलाइज़ के साथ बात करती है, और अलाइज़ के साथ बात करने के बाद फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करती है। तो ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो चुका है। और इस टाइम जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तेज़ किया जाए। मसला ये है कि अगर आप डिसीजंस नहीं करेंगे और इनएक्शन को अपनी पॉलिसी करार दे देंगे, तो उसके नतीजे में जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। उस कॉस्ट के बढ़ने के नतीजे में, और वो कॉस्ट किसके लिए बढ़ती है, मैं इसकी भी आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। वो कॉस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए बढ़ती है। एक और बात करके फिर मैं पॉलिटिकल सिचुएशन और जो मुआशी चैलेंजेस हैं उस पर बात करूँगा। आज से 15-20 साल पहले जब मैंने जर्नलिज़म के प्रोफेशन का आगाज़ किया था, तो पाकिस्तान में किसी भी बंदे से बात की जाए तो वो एक बात ज़रूर करता था, और वो ये कहता था कि देखें जी, हमने तो अपना काम करना है, अपनी मेहनत करनी है, अपने पैसे कमाने हैं और अपना गुजारा करना है। हमें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस्लामाबाद में क्या फ़ैसले हो रहे हैं। लेकिन आज सिचुएशन इस दर्जे तक पहुंच चुकी है कि इस्लामाबाद में और पिंडी में जो फ़ैसले होते हैं उसकी असरात, उसकी शिद्दत, उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो आम हाउस होल्ड है, जो घराना है किसी भी फ़र्द का, उसके ऊपर उसके असरात आते हैं। तो अब अगर कोई पहले ये समझता था कि इस्लामाबाद में या पिंडी में बैठे हुए इस मुल्क के हुक्मरान जो फ़ैसला करें मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है, भाईजान अब आपका तल्लक है। अब जो भी वो फ़ैसला करेंगे आपकी ज़िंदगी उसके नतीजे में या तो बेहतर होगी या मज़ीद उसके अंदर मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, और ख़ासकर जो यंग लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि तहज़ीब के दायरे के अंदर रहकर आप अपने माइंड को फ्रेम अप करें पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी और पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी। पोलराइजेशन मुझे अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा है। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि वो फ़ैसला पहले करते हैं और दलीलें बाद में ढूंढनी शुरू करते हैं। तो अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा हमें रिवर्स करने की ज़रूरत है। पहले हम आर्गूमेंट्स सामने रखें, उसके बाद अपना कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार करें। और मैं PTI को इसका ज़्यादा ज़िम्मेदार समझता हूँ। मेरा अपना मौक़िफ़ है कि उन्होंने सियासत के अंदर पोलराइजेशन और नफ़रत की सियासत ज़्यादा की है, सलूशन की सियासत नहीं कर रहे। वो ठीक है, उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो बिल्ड करें, लेकिन वो पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के साथ साथ सलूशन भी बताएं। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो इक़्तिदार में आने का मौका नहीं मिला। आपने 4 साल आपको मिले थे, आपने सलूशन नहीं तलाश कर सके, और यही मेजर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है, वो आपसे ज़्यादा इक़्तिदार में रह चुके हैं और वो भी पैच वर्क करते रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है और इस सब कदर जुस्सा वाला ही हमें करना चाहिए और हमें बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड ये क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में बात करता हूँ। ये जो हफ्ता शुरू होने वाला है कल से, ये पाकिस्तान की सियासत और मईशत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है। इसके दौरान ये फ़ैसला हो जाएगा कि क्या ये जो हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, ये अगले 6 से 8 महीने ये जारी रहेगी या वो प्रेफर करेंगे अपने अलाइस को साथ मिला कर कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करें और एक निगरान हुकूमत आ जाए। ये इस हफ्ते के दौरान ये फ़ैसला हो जाना चाहिए और होगा मेरे ख़्याल में। और वो डिपेंड किस बात पे करता है, उसका तल्लुक़ पाकिस्तान की मईशत के साथ है। वो ये है कि आपको, मेरे देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि दोहा में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो दोहा पहुँच चुके हैं अपनी टीम के साथ। आज वो बैठ के उनसे जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स अभी तक हुई हैं, जिसमें फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस हामिद याकूब साहब, FBR के चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी एक्सटर्नल फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्टिंग गवर्नर और उनके साथ जो बाकी टीम के लोग हैं, उनके साथ बैठ के एक पूरा अभी तक की जो टॉक्स हैं उस पर बातचीत करेंगे और अगले 2 से 3 दिनों का लाएअमल बनाएंगे। जो शेड्यूल्ड है वो ये है कि 25 मई तक ये टॉक्स कंक्लूड होनी है। तो अगला जो अब मरहला है वो पॉलिसी लेवल टॉक्स का है। उसमें IMF पाकिस्तान अब तक का डेटा एक्सचेंज कर चुके हैं। IMF ने जो अभी तक असेसमेंट दी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने बताया है जी कि अगर आप तेल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखते हैं, जिस लेवल पे आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस हैं, तो पाकिस्तान को अगले साल के दौरान 1.4 ट्रिलियन रुपीस की सिर्फ डीज़ल, पेट्रोल और बाकी जो फ्यूल की प्रोडक्ट्स है इन पे सब्सिडी देनी पड़ेगी। जो IMF ने बिजली की असेसमेंट की है उसके मुताबिक कोई 140 अरब रुपए उस पे सब्सिडी देनी पड़ेगी और ये हुकूमत पाकिस्तान का बजट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जो एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज़ का इस टाइम है सूरत हाल उसको सामने रखते हुए, तो ये तो आपको ग्रेजुअली आपको ये सब्सिडी जो है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी। जब आप ये सब्सिडी विड्रॉ करेंगे तो उसके बाद एक मैकेनिज़्म के ऊपर डिस्कशन है। वो मैकेनिज़्म ये है कि क्या आप टारगेटेड सब्सिडी किस तरह देंगे। टारगेट यानी बिजली, अपने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत जो रिक्वायर्ड लेवल है उसमें ग्रेजुअली बढ़ाई जाए और पाकिस्तान के जो आम आदमी है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, 15 से 20 मिलियन उनकी तादाद है, उन सब को कैश की सूरत में पैसे दे दिए जाएं और वो जो प्राइस है वो प्राइस पूरे पाकिस्तान के लिए एक हो, लेकिन उनके अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाएं ताकि वो पेट्रोल और डीज़ल अपनी गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर्स जो हैं उनमें डलवा सके। तो ये कोई 20 से 30 मिलियन हाउस होल्ड्स को ये इमदाद दी जाएगी। जो बाकी लोग हैं उनको सामना करना पड़ेगा। और दूसरी जो बिजली के हवाले से है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि 300 तक के जो यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाए कैश की सूरत में, और 300 से जो ऊपर है इस्तेमाल करने वाले लोग, जो मिडिल अर्बन क्लास है, उनके लिए बिजली की जो प्राइस बनती है वो प्राइस जो है वो बढ़ाई जाए। और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, तकरीबन कुछ 7 रुपये पर यूनिट मज़ीद उसके अंदर इजाफ़ा की तजवीज़ है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगले साल का बजट है। अगले साल के बजट में हुकूमत को मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे।
कोई 7255 बिलियन 7,255 अरब रुपए का FBR का टारगेट होगा। 3 से 500 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और मेजर टैक्सेस जो हैं वो इनकम टैक्स में होंगे। इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस भी ख़त्म होंगी और जो स्लैब्स हैं कोई इस टाइम 12 से 13 हैं, उनकी तादाद कम करके 5 से 6 करनी है। तो टैक्स रेट में भी इजाफा होगा और स्लैब्स भी कम होंगे। और इसके अलावा बाकी सारे भी टैक्सेस हैं, ख़ासकर रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्सेस हैं, कैपिटल मार्केट के ऊपर भी टैक्सेस हैं और बाकी सेक्टर्स भी IMF कह रहा है कि उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँ। एक्सपेंडिचर साइड पे भी जो सब्सिडीज़ हैं वो बढ़ाई जाएंगी। इस साल कोई 650 अरब रुपए की सब्सिडीज़ हैं ओवरऑल, उनको बढ़ा के कुछ 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसी तरह जो डेवलपमेंट है वो उसके अंदर कमी की तजवीज़ है। पिछले साल आपको याद होगा कि 900 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने रखे थे, अगले साल जो है कुछ 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो एक बात की तरफ जो है वो निशानदेही कर रहा है कि अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव होगा, इन्फ्लेशन के अंदर इजाफा होगा। तो मेरे जितने देखने वाले हैं, अगर IMF का प्रोग्राम आता है तो महंगाई में इजाफा होगा और हल ये है उनके लिए, उन हाउस होल्ड्स के लिए, कि वो किचन गार्डनिंग की तरफ जाएं, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें ताकि आइंदा आने वाले जो साल है उसके अंदर वो अपने हाउस होल्ड्स की चीज़ों को चला सकें। बिजली की कंजर्वेशन की तरफ भी हुकूमत एक प्लान ला रही है और ख़ुद भी लोग अपने बिजली की कंजर्वेशन को जो है वो इंश्योर करें। अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो इस हफ्ते के दौरान नेशनल असम्बली और हुकूमत चली जाएगी और नए इलेक्शंस की तरफ फिर जाना पड़ेगा। अब उसमें ये पता नहीं है कि 3 माह के अंदर इलेक्शन होंगे या ज़्यादा अरसे के बाद इलेक्शन होंगे, चूँकि उसकी वजह ये है कि अगले 2 महीनों के अंदर अगर हमने मेजर डॉलर इनफ्लोस को इंश्योर ना किया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। और पिछली दफ़ा मैंने वादा किया था कि मैं डिफ़ॉल्ट की कीमत के बारे में आपसे बात करूंगा, उसको नेक्स्ट उसकी पे हम बात करेंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो कॉस्ट मेरा ख़्याल है कि हमारे अभी तसव्वुर के अंदर भी नहीं है कि उसके नतीजे में क्या होगा। तो एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट वीक के अंदर हम सब शामिल हो रहे हैं। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और जितने बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी ऐसे कंसेंसस और किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचे कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान जो मुल्क है वो एक क्राइसिस से निकल कर एक बेहतरी की तरफ जो है वो गमज़ान हो। लेकिन हालात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, काफ़ी मुश्किल हैं और हम सबको उस हालात से गुज़रने के लिए एक कीमत अदा करनी पड़ेगी और उसके लिए तैयारी जो है हम सबको करनी चाहिए। तो महताब हैदर को नई व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।